नमस्कार। बुलेटिन में हमारे आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि जोशीमठ के सभी ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। देर रात से जमकर बर्फबारी हो रही है। 3 इंच से ज्यादा बर्फ जम चुकी है और आपको बता दें कि इस बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। देर रात से बिजली सेवा भी ठप हो चुकी है। तो जोशीमठ के सभी ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। देर रात से जमकर बर्फबारी हो रही है। 3 इंच से ज्यादा बर्फ जम चुकी है, जिसकी वजह से आपको बता दें कि जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। कल रात से ही आपको बता दें कि विद्युत सेवा भी ठप हो चुकी है। तो बर्फबारी के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त है, ना बिजली आ रही है और 3 इंच से ज्यादा बर्फ जम चुकी है, जिससे लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। जोशीमठ के सभी ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है। 3 इंच से ज्यादा बर्फ जम चुकी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर लगातार देर रात से बर्फबारी हो रही है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से घरों की छतों पर, सड़कों पर, गाड़ियों पर बर्फ की एक चादर देखने को मिल रही है। इस बर्फबारी की वजह से बिजली सेवा भी, विद्युत सेवा भी पूरी तरह से ठप हो गई है, जिससे आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ जहां जोशीमठ में प्राकृतिक आपदा, दरारों का लोग सामना कर रहे हैं, भूधसाव का सामना कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बर्फबारी हो रही है, जिसकी देखिए हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि लगातार रात से ये बर्फबारी हो रही है और 3 इंच से ज्यादा बर्फ सड़कों पर जम चुकी है। तो जोशीमठ के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जोशीमठ के आपदा पीड़ित इलाकों का दौरा करने के बाद कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कर्णप्रयाग पहुंचकर बहुगुणा नगर के आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा किया और पीड़ित लोगों से मुलाकात की। देवेंद्र यादव ने कहा कि कर्णप्रयाग की आपदा जोशीमठ से कम नहीं है, लेकिन सरकार पीड़ित लोगों की ठीक से मदद नहीं कर रही है। आपको बता दें कि 2021 से कर्णप्रयाग नगर पालिका का बहुगुणा नगर में भूधसाव से 50 से ज्यादा घरों में दरारें आने से लोग खतरे में हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने कहा कि कर्णप्रयाग की आपदा जोशीमठ की आपदा से कम नहीं है। आपदा पीड़ित परेशान हैं, उनके घरों में दरारें पड़ी हैं, लेकिन सरकारी तौर पर किसी को कोई मदद नहीं मिल रही है। एक कमरे में परिवार के कई सदस्यों को रखा जा रहा है, उनके खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आपदा पीड़ित परेशान है, लेकिन सरकार उनकी कोई मदद नहीं कर रही है। देखिए, अभी हम जोशीमठ से आ रहे हैं और हमें चिंता यहाँ कर्णप्रयाग की भी है। और कर्णप्रयाग आने के पश्चात यही वो भयावह मंजर मुझे लगता है कि कुछ समय पहले जोशीमठ का जो लोगों ने वहां पे महसूस किया था और प्रशासन से संपर्क किया था, उसी तर्ज पर यहां पर भी लगभग 2 साल से, अभी मुझे यहां आने के बाद पता चला कि लगभग 2 साल से छोटी छोटी दरारें आनी शुरू हुई थी और आज हालत ये है, ये देखिए पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। पूरा हिमालय क्षेत्र इस समय खतरे में है। जोशीमठ में 2 साल पहले जहां स्खलन शुरू हुआ था, वैसे ही यहाँ बहुगुणा नगर में भी 36 परिवार देख रहे हैं और लगातार में अभी कई घरों में हम लोग होके आए हैं। घरों में रहने की स्थिति नहीं है, जान माल को खतरा है। उसी तरीके से उत्तरकाशी से खबरें हैं, उसी तरीके से गौचर में खबरें हैं, उसी तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारे टिहरी में दरारें आई हैं, नैनीताल में दरारें हैं, धारचूला में है। तो ये पूरा खतरे में ये जोन है और सरकार को निश्चित ही बहुत ही
कदम उठाने की जरूरत है, आवश्यक कदम उठाने की जरूरत है। जियोलॉजिकल सर्वे कराने की आवश्यकता है। लगा रहे हैं लेकिन सरकार शुद्ध दे रही है, तो ये बड़ी विडंबना है। हम इस मामले निश्चित रूप से सदन में भी उठाएंगे और सड़कों तक इस मामले को ले जाएंगे। और हमारा मानना है कि इनको जो बाजार मूल्य के आज का बाजार रेट मूल्य है उसके आधार पर इनको इसका मूल्यांकन हो और इनको विस्थापित किया जाए, इनको पूरा मुआवजा वन टाइम सेटलमेंट हो जिससे कि इनको राहत मिल सके। उधर आपदा प्रबंधन के सचिव डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जोशीमठ में दरार वाले घरों की संख्या फिलहाल नहीं बढ़ी है। 3 दिनों से कोई भी दरार भवनों में देखने को नहीं मिली है। उन्होंने बताया कि खतरे वाले 4 वार्ड में असुरक्षित मकानों की संख्या 181 पर स्थिर है। वहीं उन्होंने कहा कि पानी का रिसाव पहले से कुछ ज्यादा हुआ है। पहले 100 LPM था और अब 150 LPM हो गया है। इसके अलावा विस्थापन वाले घरों की संख्या 259 है, जिसमें 867 लोगों को स्थायी शिफ्ट किया गया है। डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि सचिवालय में प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी जोशीमठ को लेकर समीक्षा बैठक की थी। सीएम ने निर्देश दिए हैं कि राहत और बचाव कार्य में कोई लापरवाही न बरती जाए। वहीं सीएम धामी ने कहा कि राहत और बचाव के कार्य में पैसे की कमी भी नहीं होने दी जाएगी। इसके अलावा अर्बन डेवलपमेंट को निर्देश दिए गए हैं कि ड्रेनेज सिस्टम को ठीक कर लिया जाए। डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जोशीमठ को लेकर केंद्र को भी जानकारी दे दी है। इसके अलावा भारत सरकार ने सहायता का प्रदेश सरकार को पूर्ण रूप से आश्वासन दिया है। उन्होंने बताया कि इसके लिए राहत पैकेज भी तैयार किया जाना है। वो तो जो संस्थाएं जो विभाग कर रहा है उससे ये जानकारी, लेकिन जो केदारनाथ के बारे में इस प्रकार की सारी चीजें की गई थी। केदारनाथ के एक और आप देखेंगे जो वहां इस तरह का स्लोप नहीं है, वहां पर ऑलमोस्ट लैंड फ्लैट है और सॉलिड रॉक्स भी है। तो वहां जो सर्वे किया गया था उसमें ये सामने आई थी बात। तो इस तरह की स्थिति नहीं है जो जोशीमठ में जिस तरह रॉक डिप कर रहा है और स्लोप भी काफी स्टीप है, उस तरह की स्थिति सर्वे की जरूरत नहीं थी। नहीं, जियो फिजिकल की जरूरत नहीं थी वहां, लेकिन हाँ जियो टेक्निकल और जो लोड बियरिंग जो सॉइल की जानी चाहिए वो की गई है। उधर 2015 में हुई दरोगा भर्ती घोटाले में नए तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं। निलंबित किए गए 20 दरोगाओं में से कई की 10वीं और 12वीं की मार्कशीट भी जाली होने के सबूत मिले हैं। मामले की जांच विजिलेंस विभाग कर रहा है। वहीं 30 और दरोगाओं की गले पर भी प्रशासन की तलवार लटक रही है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने बताया कि मामले की तफ्तीश लगातार जारी है। समय के साथ नए साक्ष्य भी निकलकर सामने आ रहे हैं। जैसे ना इस पे विजिलेंस अभी पूरा इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वो सारा चीज को देखेंगे। उनकी इन्वेस्टिगेशन का जो रिपोर्ट जो भी फैक्ट सामने आएगा वो फिर हमारे सामने आने के बाद अकॉर्डिंगली कार्रवाई की जाएगी। उधर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड का निरीक्षण किया। आगामी 26 जनवरी को परेड ग्राउंड में मुख्य आयोजन होगा और इसके लिए सभी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। इसी के तहत शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने परेड ग्राउंड में पहुंचकर अधिकारियों को जल्द से जल्द कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि परेड ग्राउंड में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत कार्य किए जा रहे हैं। कई कार्यों को पूरा कर दिया जा चुका है और अब बाकी के अधूरे कार्यों को जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। इसे नगर निगम को हैंडओवर किया जाएगा। देहरादून के जिलाधिकारी और स्मार्ट सिटी परियोजना की सीईओ सोनिका ने कहा कि इसके मेंटेनेंस को लेकर सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की जा रही है।
अब क्योंकि ये बन गया है, अब हैंडओवर करेंगे हम, तो ये नॉर्मली नगर निगम को ही हैंडओवर होता है और मेंटेनेंस की फिर जो भी जिम्मेदारी रहेगी वो नगर निगम की तरफ से रहेगी या जिसको भी अब देंगे आगे उसकी रहेगी। तो ये एक बार हमें देखना होगा कि किस तरह से इसको हम और स्ट्रीमलाइन करें और इस परेड ग्राउंड की मेंटेनेंस एटलीस्ट रहे। मैंने निरीक्षण किया, अभी 1 महीने पहले वो शुरू हुआ था और मैं ऐसा कहने को खड़ा हूं कि जो गणतंत्र दिवस का मुख्य कार्यक्रम हमारे परेड ग्राउंड पे होता है उसमें हम इस स्टेज को हम इस्तेमाल करेंगे, यानी कि बहुत जल्द इसको हम कंप्लीट करके और इसको कार्यक्रम के लिए एक तरह से उद्घाटन उस दिन हम इसका करेंगे। और शहर उधर उत्तराखंड के राशन डीलरों की समस्याओं के निस्तारण के लिए खाद्य आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य ने प्रदेश के राशन डीलरों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में प्रदेश के 9,300 राशन डीलरों के प्रतिनिधियों ने विभागीय मंत्री को राशन डीलर के सामने आने वाली समस्याओं के बारे में जानकारी दी। खाद्य आपूर्ति विभाग मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि राशन डीलर के जरिए सरकार अपनी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम करती है। ऐसे में सरकार की प्राथमिकता है कि वह राशन डीलरों के सामने समस्याओं का निस्तारण करे। उन्होंने कहा कि राशन डीलरों के कमीशन से संबंधित समस्या का निस्तारण भी जल्द ही किया जाएगा। देखिए, जो अपने पूरे प्रदेश भर में 9,300 करीब जो हमारे राशन डीलर हैं, तो ये जो हमारे राशन डीलर हैं इनके माध्यम से चाहे हमारा कोरोना कालखंड हो, चाहे हमारा सामान्य दिनों की हम बात करते हैं अथवा आपदा के दिनों की बात करते हैं, तो आप लोगों के माध्यम से ही जो है हमारा पीडीएस सिस्टम जो है वो मजबूत होता है। आप ही लोगों के माध्यम से सरकार की जो खाद्यान्न योजना है वो जन जन तक पहुंचती है। तो आज उनकी बहुत सारी कुछ ऐसी समस्याएं थी जो कि विगत कई समय से जो है बनी हुई थी, उसको लेकर आज सभी जनपदों के जो भी इनके संगठन हैं उनके अध्यक्ष से लेकर उनके संबंधित जो भी उनके प्रतिनिधि यहाँ पर आमंत्रित किए गए हैं ताकि उनके बिंदुवार उनके विषयों को लिया जा सके। वहीं भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगे यौन शोषण के आरोपों पर कुश्ती संघ में घमासान मचा हुआ है। हालांकि जो आरोप रेसलर विनेश फोगाट ने ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगाए हैं उनको ब्रजभूषण शरण सिंह ने बेबुनियाद बताया है। उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्य ने इस विवाद पर कहा कि भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर यौन शोषण के आरोप लगना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसकी जांच होनी चाहिए। खेल मंत्री रेखा आर्य का कहना है कि यह बात केंद्रीय खेल मंत्री के संज्ञान में है और जांच के बाद ही इसमें कोई कार्रवाई की जाएगी, जिससे समाज में एक अच्छा मैसेज जरूर जाएगा। देखिए, फिलहाल तो अखबार के माध्यम से विषय संज्ञान में आया है और निश्चित रूप से कभी भी इस प्रकार की यौन उत्पीड़न की या यौन संदर्भित, चाहे वो छोटी बच्ची हो चाहे वो कोई भी महिला हो, ऐसा घटित होता है तो ये समाज के लिए बहुत अच्छा तो नहीं है और वो खेल के परिदृश्य के लिए भी अच्छा नहीं है। लेकिन मैं कह सकती हूँ कि सारा विषय जांच का विषय बनता है और जांच में निश्चित रूप से मुझे लगता है कि केंद्रीय खेल मंत्री जी के संज्ञान में भी यह बात उधर मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी करते हुए उत्तराखंड में ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी की आशंका जताई है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि 3,000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले स्थानों पर बारिश के साथ बर्फबारी देखने को मिल सकती है। ऐसे में कई दिनों से कयास लगाए बैठे लोगों के लिए राहत भरी खबर जरूर है। लेकिन बात करें जोशीमठ के संदर्भ में तो भूधसाव की मार झेल रहे जोशीमठ वासियों को मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में मौसम विभाग की भविष्यवाणी अगर सच हुई तो भारी बरसात की खबरें सामने आने लगी तो जाहिर तौर पर वहां के स्थानीय लोगों के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। फिलहाल शासन और प्रशासन भी बारिश को लेकर मुस्तैद है ताकि किसी अनहोनी की घटना सामने न आए और समय रहते उचित कदम उठाए जाएं। पश्चिमी विक्षोभ अच्छा आ रहा है और उसका जो असर है 3-4 दिन करीब वो उत्तराखंड पे भी देखने को मिलेगा और उसकी वजह से जो विशेष एक्टिविटी रहेगी वो 23-24 को मैं बोलूंगा तो उसमें पूरे प्रदेश में अच्छी बारिश पे जो है उस समय हल्की मध्यम जो है वो मिलने वाली है
और बर्फबारी भी मिलेगी। 23 को बात करेंगे तो 3000 मीटर है, उससे अधिक के क्षेत्र है। लेकिन जब आप 24-25 में जाएंगे तो ये 2200-2500 मीटर के आसपास की जो एरियाज है वहां पर भी बर्फबारी आपको मिल जाएगी। उधर गदरपुर में अनादि रंजन मंडल को बीजेपी दिनेशपुर मंडल अध्यक्ष बनाए जाने के बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री और क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे के आवास पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान नवनियुक्त बीजेपी दिनेश्वर मंडल अध्यक्ष अनादि रंजन मंडल ने कहा कि मुझे दिनेशपुर बीजेपी मंडल की कमान दूसरी बार मिली है। उन्होंने कहा कि सहकारी समिति का चुनाव, नगर पंचायत का चुनाव, उस पर नजर है। हर हाल में दोनों संस्था में बीजेपी उम्मीदवारों की भारी जीत होगी और अध्यक्ष बनेगा। भारतीय जनता पार्टी में जो भी निर्णय होता है वो सामूहिक निर्णय होता है। संगठन को लगा कि बहुत ही विषम परिस्थितियों में अनादि रंजन मंडल जी ने काम किया है, पार्टी को जोड़ने का काम किया है, बूथ लेवल पे बीजेपी को खड़ा करने का काम किया है। तो इनके संघर्ष, त्याग और बलिदान को देखते हुए पार्टी ने इनको दोबारा मंडल का अध्यक्ष बनाया है। मैं संगठन के अपने सभी वरिष्ठ नेताओं का मैं हृदय से साधुवाद करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि कर्मठ, योग्य और जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, इस सब के तिलिस्म को तोड़ते हुए बीजेपी को धरातल पर खड़ा करने का जिस व्यक्ति ने काम किया है, उनको दोबारा पार्टी ने सम्मान दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं अपनी पार्टी को और अपने सभी नेताओं को मैं धन्यवाद देता हूं। मैं पार्टी शीर्ष नेतृत्व को मैं धन्यवाद दूंगा कि मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को पुनः एक बार जिम्मेदारी दी है। साथ में मैं माननीय क्षेत्रीय विधायक जी का भी धन्यवाद दूंगा कि लगातार पार्टी के साथ हम लोगों ने जो संघर्ष किया है, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए जो काम किया है, पार्टी ने देखते हुए हमको पुनः एक बार जिम्मेदारी दी है और आगे जो भी पार्टी का दिशा निर्देश होगा हम अपना तन मन से करने का मैं कोशिश करूंगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हल्द्वानी की, जहां के सर्किट हाउस में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कृषि विभाग और ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा की। इस दौरान मनरेगा के तहत बनने वाले जलाशय और वृक्षारोपण की जानकारी दी गई। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, कृषि विभाग, उद्यान विभाग और सैनिक कल्याण विभाग की समीक्षा की और मार्च से पूर्व विभागों को दिए गए लक्ष्य को पूरा करने के निर्देश दिए गए। साथ ही कृषि एवं उद्यान विभाग के अधिकारियों को किसानों और फल सब्जी उत्पादकों के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना का 100% लाभ दिए जाने के निर्देश दिए। 15 दिन में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन इस बीच मामला न्यायालय पहुंच गया। लिहाजा न्यायालय के सामने मामले में न्यायालय के फैसले के बाद कोई कार्रवाई होगी। देखिए, आज मैंने केंद्र सरकार, जिला, राज्य सरकार व जिला योजना की समीक्षा बैठक मैंने यहां पर की है अपने विभागों की, और बाकी प्रगति से मैं संतुष्ट हूं। लेकिन हमारा ये मानना है कि आज जो सबसे बड़ा मुद्दा जो है पलायन है, उसको हम रोक सकते हैं तो हॉर्टिकल्चर के माध्यम से रोक सकते हैं, उसको रोक सकते हैं तो मिलेट्स के माध्यम से रोक सकते हैं। इसके लिए एप्पल मिशन में हमने ग्रांट को बढ़ाया है। हम 2,60,000 से अधिक पौधे फ्री किसानों को हम दे रहे हैं। उधर जोशीमठ को देवनगरी के नाम से जाना जाता है और उसी देवनगरी में कई पर्यटक स्थल के लेकर कई तीर्थ स्थल मौजूद हैं। और बड़ी बात तो यह है कि जोशीमठ को बद्रीनाथ का यात्रा का भी मुख्य पड़ाव माना जाता है। और बड़ी बात यह भी है कि जोशीमठ देवनगरी इस वक्त पूरी तरह से खतरों की जद में है। जहां देखो चारों तरफ दरारें ही दिखाई दे रही हैं। आपको बताते चले कि इन दरारों की वजह से देवनगरी में काफी ज्यादा हड़कंप मचा हुआ है।
जोशीमठ देवनगरी के सुनील वार्ड आरपी गेट की बात करें तो यहां तो 2 लग्जरी होटल भी खतरों की जद में है। साथ में होटल के पीछे से कई परिवारों के आशियाने भी पूरी तरह से खतरों की जद में है। बता दें कि होटलों से लेकर होटल के पीछे से रहने वाले पीड़ित परिवारों के आशियानों में रेड क्रॉस के निशान भी लग चुके हैं। हालांकि होटल को खाली करने की कार्रवाई आजकल होटल मालिक कर रहे हैं। नुकसान और नफे की है, क्योंकि अभी ये समय नहीं रह गया इसको कैलकुलेट करने का। क्योंकि आदमी जब किसी भी चीज को कंस्ट्रक्ट करता है, तो जैसे मुझे मेरा ये भवन जो होम स्टे बनाने में लगभग 8 से 10 साल लग गए और मैंने इसको अभी इसको शुरू किया था। इससे पहले तैयार था, तब तक कोविड का कुछ दिक्कत हो गया, उस वजह से हम काम नहीं कर पाए। अभी काम कर रहे थे तो अभी अचानक से इस तरह की जो है लैंड सेटलमेंट की घटनाएं हैं ये बढ़ गई है, तो इसने हमें काफी हद तक तोड़ के रख दिया है। और आने वाले टाइम में हमें लगता नहीं कि हम इतना समय और किसी भवन को बनाने में दे पाएंगे। जोशीमठ के मारवाड़ी वार्ड से एक अजीब सी तस्वीर सामने आई है। दरअसल जयप्रकाश इंडस्ट्री के मुख्य गेट के सामने एक नाला ऐसा बहता हुआ दिखाई दे रहा है जो कि बिल्कुल मटमैला, जिसमें पानी नजर आ रहा है। नाले में पानी के साथ मिट्टी बहती हुई दिखाई दे रही है, जिसके कारण पूरे मारवाड़ी वार्ड में बीते कुछ दिनों से हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि इस मिट्टी के पानी को शोध के लिए वैज्ञानिक परीक्षण के लिए ले गए हैं। बड़ी बात तो यह है कि इस पानी का कभी अचानक बहाव भी तेज हो जा रहा है, ऐसा कहना है यहां के स्थानीय लोगों का। बता दें कि मारवाड़ी वार्ड के स्थानीय लोगों का कहना है कि कभी इस नाले का पानी अचानक तेज हो जा रहा है, जिस कारण हम लोग काफी ज्यादा चिंतित हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से इस नाले में पानी के साथ मिट्टी बह रही है। और बड़ी बात तो यह है कि जहां पर यह मिट्टी वाला पानी दिखाई दे रहा है वहां पर बहुत कम पानी नजर आ रहा है, लेकिन कुछ दूरी पर अगर हम बात करें तो चाहे इस पानी का काफी विकराल रूप देखने को मिल रहा है। क्योंकि ये पानी जो है इसका रिसाव मतलब थोड़ा बहुत फर्क पड़ा, पर उतना फर्क नहीं पड़ा जितना न्यूज़ों में दिखाया जा रहा है कि बिल्कुल ही कम हो गया। आप नीचे जाके देखो, इसकी पानी मतलब उतनी मात्रा में कोई भी कमी नहीं है इसकी। तो इससे क्या हो रहा है, खतरा बना रहा है कि रात में कभी बढ़ जाए तो फिर आदमी कहाँ जाएगा। वहीं जोशीमठ पहुंचे पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने सभी वार्डों का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि जोशीमठ के कई आशियाने पूरी तरह से खतरों की जद में हैं और कई पीड़ित परिवारों को फिलहाल राहत शिविर में शिफ्ट कर दिया गया है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज सबसे पहले राहत शिविरों में रह रहे पीड़ित परिवारों के पास पहुंचे और उनका हालचाल जाना। साथ ही पर्यटन मंत्री ने सभी पीड़ित परिवारों को भरोसा दिलाया कि सरकार उनके साथ है और सभी पीड़ितों की मदद करने के लिए तैयार है। पीड़ित परिवारों ने मंत्री से समय रहते मुआवजा दिलाने का आग्रह किया है और न्याय की मांग की है। यहाँ पर राहत शिविर लगा हुआ है, कुछ परिवार यहाँ ठहरे हुए हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई है और उन्होंने अपना कष्ट बताया है और निश्चित रूप में सरकार जो सहायता कर रही है उसके उन्होंने धन्यवाद भी ज्ञापित किया है। मैंने जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आश्वासन दिया है और माननीय गृह मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया है कि पूरी सहायता विस्थापितों की होगी, उसके लिए हम पूरे प्रयासरत हैं। और जैसे मुझे पता चला कि यहाँ पर कुछ ब्लास्टिंग हो रही है, माइनर ब्लास्टिंग हो रही है, मैंने उसी समय मुख्यमंत्री जी को फोन करके उनसे आग्रह किया है कि सारी ब्लास्टिंग को रुकवा दीजिए, क्योंकि यहाँ दरारें पड़ रही हैं। मैं खुद भी पानी देखने गया था मारवाड़ी के अंदर, तो पहले तो वहां 500 लीटर प्रति मिनट पानी था जो फ्लो हो रहा था, अब वहां पर कम से कम मैं समझता हूं 25 के करीब आ गया है, काफी कम हो गया है। हमें तो आ रहे मकानों पर रंग लगा के टीका लगा के चले जा रहे हैं, ना तो उसकी कीमत हो न कुछ हो। इतनी मेहनत से घास बेच के, लकड़ी बेच के, मेहनत करके, मजदूरी करके हमने तो घर बनाया है। चलो हमारे इधर से तो कोई नौकरी वाला भी नहीं है जो नौकरी करा होगा और हमको बोला होगा चलो पैसे आ रहे महीने वो भी नहीं है हमारे। उन्होंने तो बोला कि हाँ ठीक है, बोल हम वो करेंगे, बोल हम देख रहे हम तो। अब हम क्या रोड पे ये इतने ठंडे पे छोटे बच्चे हमारे हैं, हम कहाँ जाए, क्यों नहीं सुनाई दे रहा हमारे सरकार, क्यों नहीं हमारी मतलब इतने बोले कि 1.5 लाख में तो हमारी मकान 1.5 लाख की है क्या,
है, हमारे क्यों नहीं सुनाई दे रहा सरकार है। हम इतने ठंडे में इतने बच्चे हमारे कोई कहीं हमारा सुविधा नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। हम अपने घर के अंदर है, घर के अंदर उसमें भी लाल किल लगा दिए, बोले कि तोड़ने की धमकी दे रहे, ये दे रहे वो दे रहे, क्यों हमको तोड़ने की धमकी दे रहे, हम गरीब बुरे कहाँ जाए। यही कहा कि आप लोगों से हमने बात कर लिया, मुख्यमंत्री से बात कर लिया, वो करेंगे आपके लिए। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि करेंगे, वो 20 दिन से कर रहे हैं, करेंगे कब? जनता रोड में बैठ रखी है, लोग अपने गाय बच्चों को छोड़ के सब लोग रोड में आ गए हैं। जो माता बहनें घर में रहनी थी, जिन लोगों ने अपने घर का काम करना था, वो तो आज रोडों में है। तो वो मुख्यमंत्री करेंगे कब? चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। राजा भरत की जन्मस्थली कर्णाश्रम के विकास को लेकर सरकार अब नए सिरे से काम करेगी, क्योंकि कर्णवाश्रम के पुराने प्रोजेक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अब सरकार नया प्रोजेक्ट बनाएगी जिसमें वन कानूनों के नियम का भी पालन किया जाएगा। इसी क्रम में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने जिलाधिकारी और अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर मौके पर जाकर कर्णवाश्रम और कर्णवाश्रम गेस्ट हाउस का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्थानीय विधायक रितु खंडूरी ने कहा कि कर्णवाश्रम के विकास को लेकर कर्णव इलाके को विकसित किया जाएगा। साथ ही आश्रम में जो भी झील है उस पर भी किस तरह से काम किया जाएगा, इस पर भी विचार विमर्श किया जाएगा और पुराने प्रोजेक्ट को समाप्त कर दिया जाएगा। निरीक्षण हो रहा है और उसमें सबसे पहले हम कर्णाश्रम पहुंचे। आप लोग जानते हैं हिस्टोरिकल जगह है, लेजेंडरी है। हमारे लिए गर्व की बात है कि कोटद्वार में जो गढ़वाल का द्वार है वहाँ कणव नगरी है, कणव आश्रम है, जहाँ भरत की पैदाइश है और जिससे भारत नाम इस देश का हुआ है। तो मैं ये चाहती थी कि जो हमारे अफसरान हैं वो इस इलाके को देखें और हम सब मिलकर ये प्रयास करें कि इसको हम किस तरह से एक अच्छा टूरिस्ट स्पॉट बना सकें। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।